5.3 का थ्योरी हो चुका था, कुछ चीज़ें बाकी थी, मैं वो आपको ऐसे ही समझा दिया था। अगर वो मैं पहले ही बता देता तो आप लोग रट्टा मारने लगते। तो ये सिर्फ इस तरीके से आपको समझना है कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ा था कि किस कंडीशन में x इक्वल टू क्या रखना है, ठीक है। मैंने आपको ट्रिगो का सहारा लेके समझाया। यहाँ पर मैंने जिसको समझ में नहीं आ रही हो ट्रिगो वाली बात, तो कुछ आपको बना के लिख के दिया है मैंने कि ऐसा रहे तो x बराबर क्या मान सकते हैं, ऐसा रहे तो x बराबर क्या मान सकते हैं, ठीक है। तो उस टॉपिक का नाम है, जरा समझने में क्या दिक्कत है देख लिया जाए। लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब क्या है कि अगर डिफरेंशिएशन करना है तो कभी कभी हम लोग कोई चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, प्रतिस्थापित करना पड़ता है। तो कहता है कि प्रतिस्थापित करना है तो कुछ उसके हम लोग लिखा हुआ इन ऑर्डर टू फाइंड डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन। कभी कभी जो है कि नहीं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है एक्सप्रेशन, तो हम लोग उसको लिखा है कि इन्वॉल्विंग ITF, और उसमें खास करके अगर ITF हो मतलब इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन अगर शामिल हो तो सम सब्स्टिट्यूशंस आर वेरी हेल्पफुल विच आर लिस्टेड बिलो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कभी कभी उन जो प्रतिस्थापित करने वाला जो चीज़ होता है ना उसको हम लोग अपने जो भी पहले पढ़े हुए हैं ITF उसकी सहायता से हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट बना लेते हैं ताकि इजी वे में ना उसको हम सॉल्व कर सकें। तो कुछ लिस्ट दिया गया है, उन लिस्टों का हम एक बार जिक्र जरा कर देते हैं। और जैसे एक तरफ लिख दिया गया है फंक्शन और एक तरफ लिख दिया गया सब्स्टिट्यूशन, किस फंक्शन में हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, क्या प्रतिस्थापित करेंगे। जैसे पहला आपने कल भी देखा था कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, पता है कि देखिए यहाँ पर x के जगह पर हम लोग साइन रखें या कॉस रखें, दोनों में से कोई भी रखेंगे ना। तो देखिए साइन रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 में साइन स्क्वायर थीटा कॉस का थीटा होता है और रूट में से कॉस निकल जाएगा बाहर। अगर कॉस रखेंगे तब भी 1 माइनस कॉस का थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो रूट से बाहर साइन थीटा जाएगा। मतलब देखिए आपको क्या करना ना, इस जगह पे ऐसा है कि ट्रिगो का मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रखना है जिसको सॉल्व करने के बाद हमको रूट से बाहर एक कोई वैल्यू प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको देखना होगा कि किस कंडीशन में क्या मानना जरूरी है। अब यदि रूट याद रखना है कि रूट में रहे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो पता है कि SC फार्मूला लगता है, मतलब साइन कॉस वाला, यानी x इक्वल टू या तो साइन थीटा मानिए या यहीं पे और कर देते हैं या कॉस थीटा भी माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने जो सबसे पहले लिखा है उसको ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा। अगर ये रखने पे कुछ नहीं आ पा रहा है वैल्यूज तब आप इसको रखिएगा, ठीक है। पहला नंबर था। दूसरा इसी प्रकार से अगर मान लीजिए ये देखिए थोड़ा समझना होगा, यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 है इसलिए यहाँ हम लोग 1 दिखा नहीं रहे हैं, लग रहा है कि तो केवल x का मान रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर 1 के जगह पे a स्क्वायर हो, देखिए 1 भी 1 का स्क्वायर ही है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर 1 के जगह पे कोई दूसरा वैल्यू दे दे और स्क्वायर के रूप में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब यहाँ पे आपको ना x बराबर, ये तो पक्का है कि एक्स स्क्वायर माइनस में है तो हमें साइन या कॉस मानना है। लेकिन अगर यहाँ पर 1 है तो कोई बात नहीं, अगर 1 के अलावा कोई और अंक का स्क्वायर करके लिखा हुआ है तो हमको वो अंक लिखना होगा। मतलब क्या लिखना होगा, x इक्वल टू a साइन थीटा या a कॉस थीटा। जरा समझिएगा, दोनों में से कोई रखेंगे, a साइन थीटा या a कॉस थीटा, ठीक है। देखिए आप जब x के जगह पे a साइन थीटा रखिएगा तो स्क्वायर करने पर क्या आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में a स्क्वायर है तो a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, और जब a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा ऐसे हो जाएगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए तो फिर a स्क्वायर का a बाहर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस का थीटा, तो उसका कॉस बाहर। मतलब आपको किसी तरीके से रूट से बाहर एक मतलब वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो उसके लिए वहाँ पे जो चीज़ रखना पड़े, जो चीज़ रखने की ज़रूरत पड़े, हम लोग उसके अनुसार अपना याद करेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं कि क्या है। तीसरा नंबर में वही बातें हैं, अगर सपोज किया जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दे, ठीक है, या ऐसे सब्जी एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो छोड़िए ना, ऐसे कर देते हैं। अगर रूट में हो और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, तो पता है कि अगर प्लस में रहे तो कन्फर्मली ये
tan या cot मानना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 रहे तो समझ ही रहे हैं कि क्या होगा, 1 रहे तो सिर्फ tan cot मानेंगे, tan थीटा प्लस tan थीटा या cot थीटा दोनों में से कोई भी। और अगर यहीं पर 1 की जगह पे a कर दे तो फिर हम लोग वहाँ a लगा देंगे। अब तो a लगाने वाला आपको समझाना नहीं पड़ेगा। देखिए माइनस में है एक्स स्क्वायर तो भैया साइन, अगर एक्स स्क्वायर प्लस में है तो tan, ए है तो उसके अनुसार तो अपना जो भी है ए लगा के मानेंगे, ए tan थीटा या ए cot थीटा, ठीक है। 5 नंबर देखिए, अब यदि एक्स स्क्वायर को समझिएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दे, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 ही देख लिया जाए। मतलब ये है समझने वाली बात, ये 3 चीज़ें ना आपको एस सी एस टी और सी सी फार्मूला है। ये देखिए एस सी फार्मूला साइन कॉस वाला, ये देखिए आपका हो जाएगा कौन एस सी एस टी, हाँ ये हो जाएगा आपका एस टी फार्मूला और ये हो जाएगा आपका सी सी फार्मूला, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें आपको जो है कि नहीं साइन मानना है। ये देखिए एक्स स्क्वायर अगर प्लस में रहे तो आपको tan मानना है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस में है लेकिन ये वाला माइनस में हो जाए, 1 जो है वो माइनस में हो जाए तो आपको जो है कि नहीं सेक मानना होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट से बाहर tan निकल जाएगा। आपको 10th क्लास का तीनों फार्मूला वर्ग संबंध वाला याद होना चाहिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए जी तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू या तो सेक थीटा या कॉसेक थीटा भी मान सकते हैं। अब इसी जगह पे एक के जगह पे ए स्क्वायर कर दें, ये तो खुद से बनाया जा सकता है, ठीक है, हम तो समझाने के लिए आपको कह रहे हैं। फिर अगर ए कर दे तो हम लोग ए लगाते हुए मानेंगे, ठीक है। हालांकि इतना तो आपको देगा भी नहीं, हमने जो आपको क्वेश्चन का सीधे एक्सरसाइज दिखा दिया, एक्सरसाइज में आपने देखा कि कहीं कोई ज़रूरत पड़ नहीं रहा था, बस एक जगह tan 3 थीटा आया था, बाकी सब जगह वही 10th क्लास वाला जो 8.2 का हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व किए थे, कहीं कहीं वो वाला सब यूज आया था 2 tan थीटा वाला फार्मूला, साइन कॉस tan में तीनों में, तो हम लोग उसके अनुसार अपना जो भी था सॉल्व किए। अच्छा कुछ और है उसको भी हम लोग देखेंगे। ये तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को, 6 जो एक दूसरे से सब रिलेटेड है, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है। एक ए लगा के है, ए लग गया तो हम लोग ए लगा देंगे, ए नहीं है तो ए नहीं लगाएंगे, सिंपल सिंपल काम, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो कुछ एक्स्ट्रा वाले हैं जो अदर बुक्स में दिए गए हैं हम लोग उसको भी देखेंगे। चलिए थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। सात नंबर में कह रहा है कि अगर मान लीजिए बाई द वे ना a प्लस एक्स लिख दिया, कभी कभी हो सकता है कि ऐसा आ जाए, या a प्लस एक्स लिख दे या a माइनस एक्स लिख दे, दोनों ही कंडीशन में तो x बराबर कौन सा ऐसा वैल्यू रखा जाए ताकि ये फार्मूला बन जाए। तो कहता है कि देखिए भाई अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तब तो उस कंडीशन में फिक्स है कि आपको cos 2 थीटा लगाना होगा, क्योंकि देखिए जब भी आप a के जगह पे 1 और x पे cos 2 थीटा जब पुट करेंगे, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा दोनों फार्मूला होता है। ये कॉस स्क्वायर जो 2 थीटा है उसी का फार्मूला बनाया गया, आपको पता है कॉस 2 थीटा का 2 फार्मूला होता है, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इन दोनों से आप देख लीजिए अपने से, अगर ये माइनस 1 इधर है तो क्या हो जाएगा +1, और ये अगर जो है कि नहीं +1 है ना, अगर इधर भेज दिया जाए मान लीजिए इसको ट्रांसफर, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। जरा इसको सजा दिया जाए अगर तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब जरा इसको और इसको समझिए ध्यान से, 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा दोनों फार्मूला होता है। तो यही यहाँ पर दिख रहा है, अगर a के जगह पे 1 और x के जगह पे cos 2 थीटा पुट कर दिया जाए और ये स्क्वायर पता ना इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ तो उसका कुछ वैल्यू आएगा, उस वैल्यू से हम लोग मान निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ फिक्स है कि इस कंडीशन में a प्लस एक्स विदाउट स्क्वायर का हो तो हमें x के जगह पे हमेशा cos 2 थीटा मानना होगा, और यदि a लगा दिया है तो a लगा कर मानना होगा। इस प्रकार से कुछ एडवांस रूल जो कि आगे हो सकता है कि किसी बुक में ऐसा क्वेश्चन मिले, तो उसके लिए आपको ये सब काम करेगा, ठीक है। ट्रिगो तो आपको मजबूत होना चाहिए, सब लिंक है ना एक दूसरे से, 11th क्लास का 12th क्लास का। चलिए
अभी देखिए कल ये आया था, आपको याद होगा शायद 15 नंबर क्वेश्चन में, शायद ये 13 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में ही था। अब 2x स्क्वायर माइनस 1 है, वही बात है, x के जगह पे जैसे ही आप cos थीटा मानेंगे तो 2 cos का थीटा माइनस 1 हो जाता है, 1 माइनस 2 cos का थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, इस जगह पे हमें x के जगह पे क्या मानना होगा, cos थीटा मानना होगा, क्योंकि 2 cos का थीटा माइनस 1 अभी दिखाएं आपको cos 2 थीटा होता है। ठीक है, 9 नंबर देख लीजिए। इसके बाद कुछ और भी है, उसमें लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए ऐसा दे देता है a माइनस एक्स और बटा में a प्लस एक्स, या इसको अपोजिट भी कर दें, a प्लस एक्स ऊपर a माइनस एक्स नीचे। ठीक है, दोनों में से कोई भी देगा तो उस कंडीशन में फिर वही बात है, जहाँ भी x दिखे तो आपको पता ही हो गया है कि क्या मानना है। इस तरह के कंडीशन में a cos 2 थीटा मानना होगा, क्योंकि 1 माइनस cos थीटा ऊपर हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा नीचे हो जाएगा। माइनस वाले में तो 2 sin का थीटा हो जाएगा, और प्लस वाले में 2 cos का थीटा, 2 2 कट जाएगा, दोनों का रूट बाहर निकल जाएगा, तो sin बटा cos इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। तो ये मान दोनों बाहर निकल सकता है, इसका tan आ जाएगा, इसका cot आ जाएगा। बस यही ध्यान रखना है, रखने के बाद उस फार्मूला का कुछ ना कुछ रिजल्ट बाहर आ जाए विदाउट रूट। 10 नंबर देखिए, अब यदि मान के चलिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऊपर में सिर्फ x रहे, नीचे में a माइनस एक्स कर दे, या ऊपर में जो है कि नहीं a माइनस एक्स और नीचे में x कर दे, कोई भी कंडीशन कर देता है। तो इस जगह पे हमें x इज इक्वल टू क्या रखना होगा, tan थीटा, और a है तो a लगा के मान रखना होगा, यानी a tan स्क्वायर थीटा। अब जरा रख के देखो ना, a मैच कर रहा है, ऐसे इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको 1 मान लो, और x के जब tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, ठीक है, सॉरी माइनस है ना, तो sin स्क्वायर थीटा, माइनस है तो sin स्क्वायर थीटा, तब ना 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos का थीटा हो जाए तो वो फार्मूला जो है कि नहीं cos का थीटा होगा, तो रूट से बाहर को निकल जाएगा cos थीटा। अच्छा, अगर यहाँ प्लस होता x बटा में a प्लस एक्स या a प्लस एक्स बाई एक्स होता, दोनों में से कोई भी कंडीशन होता, तो उस कंडीशन में हमें x इक्वल टू क्या मानना होगा, tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद एक और है अंतिम 12 नंबर, जरा उसको भी देख लेंगे हम लोग। उसमें कहता है कि अगर x बाई a माइनस एक्स है, ठीक है, ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग, हमको लगता है कि a माइनस एक्स नहीं होगा, x माइनस a होगा। ठीक है, देखिए एक 8 नंबर एक 12 नंबर, आप अपने नोट्स में ना थोड़ा सुधार लीजिएगा। 12 नंबर 8 नंबर ठीक लगाया ना, आप जब भी पढ़िएगा दोबारा वहाँ पे देखिएगा गलत लिख दिया होगा, a cos 2 थीटा लिखा हुआ है, जबकि cos थीटा होगा। x बाई एक्स माइनस ए हो या x माइनस ए बाई एक्स हो, दोनों में से ये कोई कंडीशन हो, तो वहाँ पे पता है कि जब x में से घटाता है तो सेक मानते हैं हम लोग, a सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको बस वही 3 वर्ग संबंध वाले फार्मूले याद हैं तो आप इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ जाएंगे अपने आप, वहाँ क्या रखेंगे तो फार्मूला डेवलप करके कुछ मान दे देगा। ठीक है, तो ये था आपको पिछले ही चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन ये चीज़ें हमने नहीं बताया था कि इतना घसपीछ हो जाएगा तो फिर आप उस चीज़ को भी अच्छे प्रकार से नहीं समझ पाते, क्योंकि वहाँ तो एनसीईआरटी के मुताबिक लगभग केवल tan का ही यूज हो रहा था अधिकांशतः 90% केसेज में, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पे सॉल्व करने में, आपको काम में आएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जो आज का टॉपिक है 5.4 की थ्योरी के लिए हम लोग उसको देखेंगे जरा। तो चलिए सबसे पहले चीज़ 5.4 के लिए छोड़ दो, पता नहीं क्या हो गया वहाँ से, दोनों था वहीं पे, अच्छा क्या गिरा नहीं रहा नीचे, छोड़ गया। चलिए, तो आज का जो नया टॉपिक है ना बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। बस देखिए, वैसे तो कहिए तो हम 2 फार्मूला लिखेंगे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कहानी में क्या बात कह रही है। चलिए, तो सबसे पहला चीज़ है, सबसे पहले टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंशियल। बड़ा समझिएगा, बड़ा
ज़बरदस्त टॉपिक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अभी तक आपने बहुत सारा फंक्शन पढ़ा था, रेशनल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, अनेकों नाम थे। तो अब कुछ अच्छा एक और आया था लास्ट में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, याद है ना, जब हम लोग 5.2 का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन बना रहे थे, वहाँ पे आया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बड़ा से बड़ा पूर्णांक उसके रेंज में कौन उसको हम लोग लेते थे, ठीक है। खैर, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलेंगे आप समझिए जरा। अभी आपने एक फार्मूला देखा था x टू द पावर n, x टू द पावर n में क्या था, x वेरिएबल था, बस समझिएगा जरा, और n क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। यानी क्या हुआ जी, हिंदी में क्या बोलेंगे, किसको जी हिंदी में बोलना है इसको, अच्छा अच्छा अच्छा, डोंट वरी बोल देते हैं, इतना घबरा जाता है जी चर घातांकी बोलेंगे, ठीक है। देखो ना, तुम अपने बताएगा जी, चर घातांकी फलन, अभी तो कहानी हम बोल ही रहे थे तब तक तुम घबरा ही गया। चलो, क्यों चर घातांकी, तो इसका मतलब देखो नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। चर घातांकी माने घात का जो अंक है अगर वो चर राशि हो जाए, अभी तो कहानी वही शुरुआत हो रहा था। अभी तक आपने जो डिफरेंशिएशन में पढ़ा था उसमें जो घात का अंक था, जो पावर था, वो क्या होता था, अचर होता था, मतलब एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई क्यूब ऐसे होता था। नीचे वेरिएबल था, नीचे चर राशि था और उसका पावर अचर राशि था। बात समझ आ रही है, चर का पावर अचर था तो जनरल हम लोग उसको फंक्शन बोलते थे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 2 की पावर अगर मान लीजिए y कर दिया जाए, तब कैसे आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, तब आप तो फंस जाइएगा। तो इसीलिए देखा गया कि अगर किसी का पावर जो है कि नहीं वो चर राशि हो जाए तो, और पावर को हिंदी में घात बोलते हैं या घात का अंक बोलते हैं, घातांक बोलते हैं, तो अगर किसी अचर राशि का पावर चर राशि हो जाए, यानी चर घात वाले फंक्शन को ही चर घातांकी फलन के नाम से जानते हैं। इसमें कहीं कोई घबराने वाली भुलाने वाली बात नहीं है, एक शर्त दे देता है सिर्फ। यानी अब आज के बाद क्या पढ़ना है आपको, चर घातांकी पढ़ना होगा। तो इसका मतलब पावर वाला जो अंक है वो कोई वेरिएबल है, x होगा, y होगा, z होगा, अंक नहीं होगा, ठीक है, माने कोई चर राशि होगा। और एक बात और इसमें कहता है, और जो नीचे यहाँ पे जो बेस है, आपको पता है ना, जब आप पढ़ते हैं घात घातांक तो नीचे वाला जो अंक होता है उसको बेस बोलते हैं, और जो ऊपर उसके माथे पे चढ़ा है तो उसको पावर बोलते हैं। तो जो बेस है आधार वाला अंक, और ये इसको बोलते हैं पावर, हिंदी में हम इसको आधार, इसको घात। तो जो बेस होता है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 2 बेस है, तो बेस यहाँ शर्त है कि एक्सपोनेंशियल उसी को बोलेंगे जिसका बेस 1 से बड़ा हो। बस ये जो मान है ना, ये 1 से बड़ा हो। पावर में उसका कोई चर राशि हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन नीचे वाले जो फंक्शन का बेस जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो थोड़ा समझ लीजिए बढ़िया से। चलिए जी, तो कहता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कि आपको एक ऐसा फंक्शन लेना है, y इज इक्वल टू एक ऐसा फंक्शन, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन लेना है कि जहाँ पर नीचे आधार में कोई भी कांस्टेंट हो और उसका पावर जो है वो कोई वेरिएबल हो। और शर्त के तौर पे कह रहा है कि ये जो नीचे हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं वो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। ये शर्त जो है यही कहलाएगा चर घातांकी फलन। बड़ी ध्यान से सुनिए और समझिए इस चीज़ को। कहने का मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें चर राशि का पावर हो एक अचर घातांक, मतलब नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल, और जो कांस्टेंट है वो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नाम से जानेंगे। जैसे मान लिया जाए हम a के पावर x लिख दें, 10 टू द पावर x लिख दें, और e टू द पावर x लिख दें, कुछ भी लिख दें जहाँ पर नीचे सब कांस्टेंट है। वो कहेंगे सर a तो पता ही है कांस्टेंट, हम बोले ही आपको। e एक स्पेशल कांस्टेंट है, इसका कुछ वैल्यूज होता है।
अक्सर लोग केवल ना एक्सपोनेंशियल जब पढ़ाया जाता है तो अक्सर दिमाग में लोगों को सिर्फ ये होता है कि ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जी नहीं, ई एक्स तो है ही, ये सब भी एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का मतलब नीचे पावर नीचे जो बेस है वो कांस्टेंट होना चाहिए और एक से बड़ा होना चाहिए और पावर में कोई वेरिएबल होना चाहिए। तो इस तरह के इतने सारे फंक्शन हैं, हम उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नाम से जानेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, थोड़ा ग्राफ की अगर बात किया जाए तो ज़रा समझिए इस चीज़ को। अगर मैं आपसे कहूँ आपने ग्राफ खींचना सीखा है तो ज़रा बताइएगा, अगर y इज इक्वल टू एक्स हो तो इसका ग्राफ क्या होगा। अगर y इज इक्वल टू एक्स हो तो आप समझ रहे हैं, मान x का अगर मान 0 तो y का मान 0, x का मान 1 तो y का मान 1, x का मान 2 तो y का मान 2, ऐसे है ना। मतलब एक स्ट्रेट लाइन आता है। आप जब इसको ग्राफ पर प्लॉट कीजिएगा, बनाइएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये क्या आया, एक स्ट्रेट लाइन आया, सीधी रेखा जो मूल बिंदु से होके जाएगी। अगर y इज इक्वल टू हम एक्स स्क्वायर कर दे तो क्या होगा। अब x का मान जब 1 रखेंगे तो y का मान 1 होगा, लेकिन x का मान 2 रखने पर y का मान 4 हो जाएगा। समझिए रहा, x का मान 1 तो y का मान 1 आएगा, लेकिन x का मान जब 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, y का मान तो 4 हो जाएगा। y का मान 4 होने का मतलब एक ही बार जो फंक्शन होगा वो इस तरीके से जाने लगेगा। ऐसे देखिए, थोड़ा थोड़ा उठ रहा है। ग्राफ अभी सीधा था, 1 मिनट रुकिएगा तो जरा समझिएगा इस चीज़ को। ग्राफ अभी क्या था, ओके, एक स्ट्रेट लाइन था। इस कंडीशन में जैसे ही पावर 2 किए, ये देखिए ये था कौन सा, ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, मैं समझा रहा हूँ आपको। तो जब पावर 2 हुआ तो हल्का सा उठा। अब बताओ, अगर y के पावर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता तो जब x का मान 1 रखते तो y का मान 1 होता, लेकिन जैसे ही x का मान 2 रखते y का मान 8 हो जाता। 8 होने का मतलब ये 2 पर 8 हो जाता, यानी कि ये फंक्शन और उठ जाता। ऐसे धीरे धीरे उठते उठते, कहने का मतलब क्या है कि अब 1 पर ही ये 8 वैल्यू दे रहा है। 2 रखेंगे तो समझ लीजिए कि 2 का क्यों 8 हुआ, 3 रखेंगे तो 27 और उठेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जैसे जैसे पावर बढ़ेगा वैसे वैसे ग्राफ इसका उठता जाता है, उठता जाता है। ये बताओ, लेकिन थोड़ा उठ रहा है। अगर इसी चीज़ को हम ऐसा कर दे 10 टू द पावर x, y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x, तब आप समझो ना इसका ग्राफ कैसा होगा। थोड़ा इसको भी देखो ना। अगर x का वैल्यू 0 रखोगे, अगर x का वैल्यू 0 रखोगे तो 10 का पावर 0 और किसी का पावर 0 तो 1 होगा। तो अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे, समझना, x का मान 0 रखने पर y का मान क्या आएगा, 1 आएगा। x 0 तो y 1, यानी ये पॉइंट आएगा। लेकिन जैसे ही x का मान हम 1 रखेंगे y का वैल्यू 10 हो जाएगा। देख लो, 1 रखो 10 के पावर 1 10 हो जाएगा। अब बताओ, अगर x का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा। ये मानो यहाँ 10 है, 1 की बार 10 हो जाएगा। मान लो बहुत बड़ा होगा, हम छोटा कर दिखा रहे हैं उसको। अगर x का मान हम 2 रख दे तो 10 के पावर 2 कितना, 100 हो जाएगा। y का मान 2 रखने पर 1 ही बार 100 यहाँ आ जाएगा। यानी ये ग्राफ, इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, उसका ग्राफ इस प्रकार से होगा, ऐसे एकदम उठेगा। कर्व, ऐसा कर्व होगा जो पूरा हाई अल्टीट्यूड वाला होगा, बहुत हाई ऊंचाई वाला होगा। ग्राफ आपको बुक में भी दिया हुआ है, समझना है। यानी जब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं तो उसका ग्राफ बहुत ऊंचा होता है। और एक चीज़ और, अब आप ना यहाँ पे बताओ मेरे को एक चीज़, तुम ऐसा x का कोई मान बताओ जिसको रखने पर y का वैल्यू निगेटिव आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है। x का मान दुनिया का कोई भी वैल्यू रख दीजिए, y निगेटिव नहीं होगा। आप बोले सर x का मान माइनस रखिए ना, आ जाएगा, नहीं आएगा। देखो x का मान अगर -1 रखेंगे तो क्या होगा, 1/10 हो जाएगा, यानी 0.1 होगा। माइनस में नहीं होगा, समझ लो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज भी पॉजिटिव, वो कभी निगेटिव नहीं होता है। ये सारे उसके प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस बात आई तो समझा दिए मैं। क्या मैं कह रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x का कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, वो कभी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है। इसलिए इसका ग्राफ जब आता है ना, तो देखो ये है आपका y निगेटिव, अब y निगेटिव होगा नहीं, यानी इसका ग्राफ कभी भी ना इसमें आएगा नहीं। वो हमेशा ऐसे, मतलब
x के बगल से गुजर जाएगा, कभी भी y में इन नहीं करेगा, क्योंकि y में उसका वैल्यू होता ही नहीं है नेगेटिव। समझ गए? तो एक ग्राफ पे थोड़ा उसको समझ, ट्रिकल मीनिंग समझना जरूरी था, एनसीईआरटी के मुताबिक मैंने उसको समझाया आपको। खैर, तो जरा आगे हम बात करते हैं। अब पूरी बात आप समझ गए होंगे। आज के बाद अगर चरघातांकी फलन की बात आए तो आप समझ जाएंगे चरघातांकी मतलब घात का अंक चर राशि होगा और नीचे आधार कोई अचर राशि होगी और उस अचर राशि का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो, अगर 1 से बड़ा है और पावर चर राशि है तो उसको हम चरघातांकी बोलेंगे। अब इसी में एक दो चीज और कहता है, जरा उसको समझ लिया जाए कि ई एक कोई कांस्टेंट है। ठीक है, इस कांस्टेंट को एक कहीं कहीं सीरीज के नाम से भी जाना जाता है, एक्सपोनेंशियल सीरीज भी बोलते हैं। इसका वैल्यू आपको निकाल के दिखाया जाएगा। इसका मान निकालने के लिए 1/1 फैक्टोरियल, फिर 2/2 फैक्टोरियल, सॉरी 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। जब इस इन्फिनाइट सीरीज, ये आपको पढ़ना नहीं है अभी, मैं फिलहाल समझा रहा हूँ आपको। इसका मान ना, ये जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ई का वैल्यू निकलेगा। ई एक मतलब एक प्रकार समझ लीजिए इर्रेशनल नंबर है। आगे सब कुछ एक्सप्लेन मैंने किया है। लिखा है कि ई एक कोई नंबर है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को आगे की क्लासों में एक्सपोनेंशियल सीरीज के नाम से इसका वैल्यू फाइंड किया जाता है। इसको सॉल्व करने पर इसका मान निकल जाएगा। ये एक प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। दूसरी चीज, ये एक प्रकार से इर्रेशनल नंबर है। लिखा है इज एन इर्रेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या है जिसका वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करता है। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका मान लगभग 2.303 आएगा। अब आप कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा होगा अगर कहीं कहीं, और उसमें एक शायद आइडियल गैस इक्वेशन वाले में वहाँ पे 2.303 RT कर NRT करके कुछ आता है। ठीक है, इक्वेशन आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ई यूज किया जा रहा है और उसका वैल्यू भी यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ई जो है ये कांस्टेंट है जिसका मान होता है 2.303। इसका मान इस फॉर्मूला से निकलता है, आप याद रख लेंगे। ये एक अपरिमेय संख्या है, इसका मान एक्यूरेट नहीं होता है। लगभग में इसका मान 2 और 3 के बीच में होता है, मतलब 2.303 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। फिर कहता है कि अगर ई का पावर यहाँ 1 था तो सब जगह 1 रखे थे। अगर कभी कभी ऐसा होगा कि ई का पावर x कर दे, अब ई के पावर जो भी आप बढ़ाते जाइए, कांस्टेंट का पावर चर राशि है, सॉरी समझिएगा, कांस्टेंट का पावर अचर राशि है, तो यही वाला हो गया एक्सपोनेंशियल। इसीलिए अक्सर एक्सपोनेंशियल में लोग ना सोचता है कि ई एक्स ही एक्सपोनेंशियल केवल है। नहीं, एक्सपोनेंशियल में कोई भी हो सकता है। अच्छा जी, तो अब अगर मान लो ई का पावर x कर दे तो क्या होगा, ये इन्फिनाइट सीरीज में, तो इन्फिनाइट सीरीज में लिखता है 1 + x, फिर स्टार्ट करता है वही एक बढ़ा। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, आप समझ नहीं रहे हैं ना, 1 था इसलिए इसको लिखना जरूरी है कि यहाँ 1 नीचे अगर 2 फैक्टर तो ऊपर 1 का स्क्वायर है तभी 2 फैक्टोरियल है। ये 3 है, मतलब 3 है तब मतलब जितना पावर करेगा वही फैक्टोरियल नीचे लिखा जाता है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का क्यूब भी 1 ही होगा, इसलिए ऊपर में 1 1 1 दिख रहा था। कारण क्या है यहाँ पे समझ में आएगा कि 1 तो नीचे 0 फैक्टोरियल, x का पावर 1 है तो नीचे 1 फैक्टोरियल, फिर x का पावर 2 होगा तो नीचे 2 फैक्टोरियल, फिर x का पावर 3 होगा तो नीचे 3 फैक्टोरियल। जितना ऊपर पावर होगा, अब कहें सर ये 0 कहाँ से 1 कहाँ से, ऐसा नहीं है, इसका ओरिजिनल फॉर्म कुछ और ही है। ये ऐसे है, जितना x का पावर होगा उतना ही नीचे में फैक्टोरियल, जितना x का पावर उतना ही नीचे फैक्टोरियल, जितना x का पावर उतना ही नीचे फैक्टोरियल, जितना x का पावर उतना ही फैक्टोरियल। इस प्रकार से ना ये इन्फिनाइट सीरीज निकाला जाता है। ये आपको आगे की उच्चतर कक्षाओं में पढ़ने को मिलेंगे। अभी फिलहाल देख लिया जाए इसको कि कैसे होता क्या है इन्फिनाइट सीरीज में। और ये अगर x का वैल्यू 1 रख दें, समझ ही रहे हैं, x जितने सारे हैं वो सब 1 हो जाएंगे। 1 हो जाएंगे तो उसका मान आप निकाल सकते हैं। तो केवल e का वैल्यू 2.303 होता है। आप रट लीजिए, हो सकता है कहीं ऑब्जेक्टिव पूछ दे, कुछ और भी पूछ दे, जो भी हो। आगे लिखा है कि e है क्या, तो लिखता है कि e इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आपको यही याद रखना है। अगर यहाँ मैंने कहा कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है कि कोई भी कांस्टेंट का पावर कोई चर राशि हो जाए, ठीक है, माने अचर का पावर चर हो, तो लेकिन ध्यान रखना है अचर राशि की जगह पे अगर कोई दूसरा अंक हो जाए, a हो जाए, 10 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको हम लोग जनरल एक्सपोनेंशियल बोलेंगे, कॉमन एक्सपोनेंशियल बोलेंगे, जनरल बोलेंगे। लेकिन यदि उसके जगह पर ई हो जाए, तो ई हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, प्राकृतिक
चरघातांकी फलन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मतलब एक प्रकार से नेचुरल चीज़ है, इसीलिए हम इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नाम से जानेंगे, ठीक है। आगे नोट करके सब बातें लिखी गई हैं, जरा उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं बहुत जल्दी। लिखा हुआ है नोट नंबर 1 में कि अगर बेस के रूप में ये बेस जो है 10 रहे, याद रखेंगे 10 मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, y = 10⁻x ऐसा रहे, तो बोलता है कि देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, अगर 10 रहेगा तो कॉमन एक्सपोनेंशियल के नाम से हम लोग इसको जानेंगे, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दूसरा नंबर, और अगर b के जगह पे e हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, अभी आपको मैंने बताया नेचुरल एक्स, मैंने वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा y = e⁻x, तो उसको बोलेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और भी कुछ नोट्स हैं, हम लोग उसको भी देखते हैं जरा। अगला लिखा है भाई b = e, और e का मान जो है कहाँ से कहाँ लाई करता है, 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, 2.303 लगभग होता है, तो उसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद आगे क्या कहता है जरा उसको भी समझिए, सब इसी से रिलेटेड नोट है वो सब। तीसरा नंबर नोट में लिखा है कि इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन आप समझ रहे हैं, डोमेन मतलब होता है प्रांत। जरा एक बार मैं डिस्कस कर दूं, 11th क्लास का चीज़ है। डोमेन और रेंज, इसको बोलते हैं प्रांत, और हो रहा है ना, तो आप आराम कर सकते हो। और रेंज का मतलब होता है परिसर, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि y = कोई फंक्शन दिया है, मान लीजिए x², तो इसका डोमेन क्या होगा। अब डोमेन का मतलब होता है कि आप इसमें क्या क्या पुट कर सकते हो। तो x का मान जो रखोगे और उसका जो आएगा वो सब, मैंने x का मान मान लो हम 0 रखे, 1 रखे, सॉरी थोड़ा रुक दीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था डोमेन और रेंज के बारे में। अगर आप यहाँ x का जो वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, जो आप पुट कर सकते हैं वो सब इसके क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। और पुट करने के बाद जो y का वैल्यू आएगा वो उसका रेंज कहलाएगा। अब मान लीजिए 0 पुट किए तो 0 ही आएगा, 1 पुट किए तो 1 आएगा, 2 पुट किए तो 4 आएगा, इस प्रकार से जो मान आएगा। मतलब आप समझ लो फंक्शन में जो x का वैल्यू पुट कर रहे हो वो सब जो है कि नहीं डोमेन के अंतर्गत, और जो y का वैल्यू आता है वो सब रेंज के अंतर्गत आता है। तो वैसे यहाँ पर अगर बात करें तो इस फंक्शन में आप x का जो वैल्यू रखोगे वो डोमेन होगा, और जो रखने के बाद जो वैल्यू फाइंड होगा, ठीक है, जो वैल्यू फाइंड होगा हम उसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, चलिए समझ लिया जाए। तो डोमेन और रेंज इन दोनों के आधार पे, अब अगर आपसे मैं कहूँ तो यहाँ पे कहता है कि भाई यहाँ जो हम x का वैल्यू, चूँकि पता है कि नीचे तो कांस्टेंट है, वो तो मान लो कोई अंक होगा, 2 होगा, 10 होगा, कुछ अंक होगा, तो वहाँ तो मान नहीं रखेंगे, लेकिन x यहाँ जो वेरिएबल दिख रहा है उसके जगह पे तो कुछ रख सकते हैं। तो क्या क्या रख सकते हैं, तो कहता है कि देखिए जो रख सकते हैं उसको हम डोमेन बोलेंगे, और डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज r। यहाँ पे x के जगह पे कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। कोई भी रियल का मतलब प्लस में हो, माइनस में हो, रूट में हो, कुछ भी रखिए, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, वो सारे इसके डोमेन होंगे, ठीक है। और कहता है रेंज क्या होगा, तो कहता है कि भाई रेंज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। कहता है कि आप जो उसका डोमेन है, आप डोमेन के जगह पे कोई भी रियल नंबर पुट कर दीजिए, लेकिन जो रेंज होगा, रेंज वो हमेशा क्या आएगा, अभी आपने देखा कि मैं माइनस भी रख रहा था तो प्लस में ही आ रहा था, है ना। अब प्लस में रखे तो प्लस आ ही रहा था, लेकिन माइनस में भी रखने पर प्लस ही आ रहा था। यानी कि जितने सारे भी मान आएंगे वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं आएंगी, लेकिन वास्तविक संख्या में तो सब कुछ होते हैं ना, प्लस माइनस रूट सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। यानी 0 से लेके इन्फिनाइट के बीच में ही कोई गिनती की संख्या या कोई और चीज़ आएंगी, लेकिन हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में भी दे सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन होता है रियल नंबर, उसमें प्लस माइनस सब हो गया। और यदि उसका बोल दे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज क्या होता है, तो आपको बोलना होगा पॉजिटिव रियल नंबर। बड़ा दोनों को समझना है आपको, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही ग्राफ के द्वारा समझाने का प्रयास किया। अच्छा, और आपको अभी मैंने एक चीज़ और दिखाया था,
जब हम लोग इसका ग्राफ खींचे 10⁻x वाला लेके जब खींचे तो मैंने कहा कि देखिए भाई 10 के पावर 0 रखेंगे तो इसका 1 आएगा, 10 के पावर 1 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 के पावर 2 रखेंगे तो 100 हो जाएगा। मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो मान लें 0 पे बात करें तो ऐसे होगा, सॉरी यहाँ ना 0 रखेंगे तो 1 पर कट करेगा, देख लो 0 1, ये हो जाएगा 0 10, x और y का वैल्यू, x का मान ये, y का मान ये, देख लो ये y इक्वल टू 10⁻x है ना जी, x का मान रखो ना 0 रखोगे 10 के पावर 0 तो 1 आएगा, x का मान 1 रखोगे तो 10 के पावर 1 10 होगा, x का मान 2 रखोगे तो 10 के पावर 2 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी x का मान जब 0 तो y का मान 1, x का मान जब 1 रखेंगे तो y का मान 10, x का मान जब 2 रखेंगे तो y का मान 100। ये क्या होगा, पहले ग्राफ ये आया, फिर ये ग्राफ ये आया, फिर ये ग्राफ ये आया, मतलब ये क्या हो रहा है, दिन पर दिन ये ग्राफ जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ग्राफ इंक्रीज करेगा, ऊपर की तरफ उठते जाएगा। इसीलिए लिखा गया अगला नंबर नोट में 4 नंबर में कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, वो हमेशा वृद्धि फलन होता है या वर्धमान फलन होता है, वो हमेशा वृद्धि करता है, बढ़ता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद भी आपको एक चीज़ मैंने बताया था कि ये जो मान आएगा ये कभी इसमें नहीं आ सकता है, क्योंकि आप x का कोई भी ऐसा वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे जिसके लिए इस फंक्शन का मान y का मान निगेटिव आ जाए। ठीक है, क्योंकि पता ही है रेंज ही कह दिया, रेंज मतलब y का मान, और रेंज आपको अभी मैंने क्या बताया कि वो रेंज जो है वो हमेशा पॉजिटिव रियल होगा, तो निगेटिव तो होगा नहीं, यानी निगेटिव नहीं होगा तो वो कभी भी इसमें नहीं आएगा, वो हमेशा इस प्रकार से यहाँ से बगल से गुजर जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी भी इसमें इन नहीं करेगा। इसलिए लिखा गया है कि फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, जैसे से आप x का मान माइनस में बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है कि नहीं इसका जो वैल्यू है, जैसे मान के चलिए हम 10 के पावर -2 रखें, कितना होगा मान बताओ ना, 1/10 के पावर 2, माइनस हटाने के लिए बटा में करते हैं, 1/10 के पावर 2 मतलब 100 यानी 0.01। अगर मान लो 10 के पावर -1 रखते तो क्या होता है 1/10 यानी 0.1। अब बताओ दोनों में बड़ा कौन है, ये 0. जैसे दशमलव के बाद में जितने अंक हैं दोनों को बराबर करके तुलना करोगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें जरूर लगा 2 अंक ये भी हो गया, 2 अंक ये भी हो गया। बताओ ये 1 रुपया है, ये 10 रुपया है, तो ये बड़ा है ना। तो जैसे बड़ा है मतलब कि ये अभी 0 से दूर है, मतलब ये मान लो 0 है तो 0.100 ये कहाँ आएगा, 0.10 यहाँ आएगा, लेकिन 0.01 इसके जस्ट बगल में होगा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा वैसे वैसे वो वैल्यू 0 की क्या होगा, करीब आएगा, लेकिन 0 कभी नहीं होगा। वही यहाँ लिखा गया है नोट नंबर 5 में, बहुत ध्यान से समझना होगा। एनसीईआरटी गागर में सागर लिखा है फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के बहुत बड़े ऋणात्मक मान के लिए द एक्सपोनेंशियल इज वेरी क्लोज टू 0। माने x का मान एक्सपोनेंशियल फंक्शन उस कंडीशन में आप बहुत बड़ा बड़ा नेगेटिव मान x का कितना भी रख लीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो वैल्यू है वो 0 के नज़दीक आएगा। देखो 0.10 था, 0.01 हुआ, 0.001 हो जाएगा, 0.0001 हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा। समझ रहे हो। तो इस प्रकार से ये सारे उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज थे, कुछ नोट्स थे, उसको आपको समझना होगा। चलिए इसके बाद एक और फंक्शन के बारे में आपको पढ़ना है जिसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग के बारे में अच्छी बात है कि आप यहीं पर लॉग पढ़ लेंगे। अगर आप लॉग ये नहीं समझेंगे ना तो एनडीए का एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आपका। एनडीए में बहुत सारा लॉग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा समझिएगा। चलिए जी अगला फंक्शन की बात करते हैं। तो इसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या हो गया पता ही नहीं चल रहा है ना, मिल ही नहीं रहा, कहाँ रख दिए, कौन लेके भाग गया, कहाँ नीचे ले गया सब। लॉगरिथमिक फंक्शन देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं लघु गुणक। ठीक है, वैसे आपको हो सकता है केमिस्ट्री वाले सर थोड़ा सा लॉग पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए होंगे तो अच्छा नहीं चल पा रहा उतना। लघु गुणक फलन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए जी इसमें क्या कहता है ना, इसमें आपको अभी जो बताया गया ना बस वही बात समझना है। अभी मैंने आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपने क्या देखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपने देखा कि कोई कांस्टेंट है, उसका कुछ पावर है और उसको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ठीक है, चरघातांकी, चरघात वाला।
अब उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ तो वैल्यू आता होगा, उस वैल्यू को अगर हम a मान ले, थोड़ा देर के मान लो जैसे 10 के पावर x है सपोज करो, तो इसका x का मान रखने में कुछ मान आएगा ना जी। तो जो मान आएगा उसको हम कोई मान लिए, कोई वैल्यू है। अगर 10 के पावर मान लो जैसे 0 रखे तो कैसे 1 आ गया, 10 के पावर 1 रखे तो क्या आ गया 10 आ गया, 10 के पावर 2 रखे तो 100 आ गया। तो ये जो मान रखने के बाद जो आ रहा है ना, अगर उससे हम लोग उसको टैली करा दिया जाए इक्वलिटी के साथ, तो हम कहेंगे इस फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन। यहाँ भी शर्त वही है कि b का जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यहाँ भी शर्त के रूप में यही है। लेकिन यहीं पे एक बात आपको समझना होगा, वो क्या बात समझना है, जरा आराम से समझिए कि भाई देखो, अगर किसी चरघातांकी फलन का कोई मान दिया हो, कोई रियल नंबर हो, तो उस कंडीशन में हम इसी चीज़ को लॉग में कैसे लिखेंगे समझना है। जैसे ही हम इसका लॉग लेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये देखो ये जो x है ना ये यहाँ चला जाएगा, और जो a है ना ये अब यहाँ आ जाएगा। भैया बड़ा समझिए ना इस बात को। जैसे ही हम लॉग लगाएंगे तो ये b जो है कि नहीं बेस बन जाएगा, नीचे चला जाएगा, और x के जगह पर a आ जाएगा, और x जो है कि नहीं यहाँ चला जाएगा। थोड़ा समझना आराम से, इस चीज़ को देखना समझना, क्योंकि बेहद ज़रूरी है। ठीक है, वैसे मैं अभी तो और समझाऊंगा, अभी तो ये स्टार्टिंग है। इसी को हम बोलते हैं लॉग, और इसको पढ़ते कैसे हैं कि a का लॉग जिसका बेस b है, या बेस b पर a का लॉग x होगा, बेस b पर a का लॉग x होगा। इसको हम बोलेंगे लॉग ऑफ a टू द बेस b इज x, यानी b बेस पर a का लॉग x होगा। अब जैसे कहने का मतलब है कि अगर 10 का पावर 2 100 होता है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसका लॉग में लिखते तो क्या लिखते कि लॉग ये जो 10 जो था आधार जो है वो नीचे चला जाएगा पैर के पास, और ये पावर में अदला बदली हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा 100 इधर हो जाएगा, यानी ये लॉग हो गया। अब कोई पूछेगा कि 100 का लॉग क्या होगा अगर आधार 10 हो, तो मतलब यही है कि 10 का कौन सा पावर 100 है, तो 2 है, तो 100 का लॉग क्या होगा 2 होगा। ये आपको, अब मैं अगर आपसे पूछूं चलिए बताइए लॉग 8 का लॉग क्या होगा अगर आधार 2 है, तो अब आपको बात समझ में आ गया कि लॉग कुछ बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि आधार का कौन सा पावर वो वैल्यू है। 2 का कितना पावर करेंगे तो 8 आएगा 3, यानी कि लॉग 8 का वैल्यू 3 होगा अगर आधार 2 हो तो। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, आधार पे, समझ रहे हैं। अब इसी तरह से मैं पूछूं कि चलिए बताइए लॉग 1000 का लॉग क्या होगा, मान क्या होगा, 1000 का लॉग क्या होगा अगर आधार 10 हो, तो आप समझ गए 10 का कितना पावर करने पे 1000 आएगा 3, तो 1000 का लॉग क्या होगा 3 होगा। तो लॉग बहुत आसान चीज़ है और नंबर उठाने वाला है, इसका एक्सरसाइज तो इतना बेहद आसान है कि मत पूछिए। ये तो फंक्शन इतना समझा रहे हैं ना, 2 फार्मूला ही है, पूरा काम तमाम। लेकिन आपको समझना होगा, मैंने जो कहा उसको समझिए, कैसे पढ़ना है कैसे लिखना है, दोनों चीज़ें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही कुछ वैल्यूज होता है, अगर हम उसमें लॉग लगा दें तो ये जो पावर था वो लेफ्ट साइड राइट साइड, और जो यहाँ अंक था वो उसके माथे पर चढ़ जाता है, और ये जो आधार था वो बेस बन जाता है। ये पूरा कंडीशन को ऐसे लिखा जाएगा लॉग के केस में, ठीक है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि चलिए इस चीज़ को ना लॉग हटाइए, इसमें लॉग था, जैसे ही लॉग हटेगा तो फिर क्या होगा, लॉग हटेगा तो ये 8 इधर और 3 इसके माथे पर चढ़ जाएगा, मतलब 2 का पावर 3 8 होता है ना। यही तो मैं पूछ रहा था, 8 2 का कौन सा पावर है, तो 2 का पावर 3 है, वही उसका लॉग है। तो ये दोनों चीज़ लॉग लगेगा तो क्या होगा, लॉग हटेगा तो क्या होगा, दोनों चीज़ आप समझ रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही थोड़ा एक बृहत रूप है, एक एक्सपेंसिव रूप है, मतलब उसी को और आगे एक्सटेंड किया गया, समझाया गया, बताया गया है, ठीक है। आगे दोनों का कंपैरिजन भी हम लोग देखेंगे इसको। अच्छा पढ़ेंगे क्या, ये भी समझ गए। लॉग ऑफ ए मतलब ए का लघु गुणक किस आधार पे, तो बी बेस पर, बेस बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो बी बेस पर ए का लॉग एक्स होगा, इस आधार पे आप जो है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी आगे देखते हैं, अब कुछ इसके भी नोट हैं। अच्छा कुछ जैसे ना कहने का मतलब इसका भी आप जो है कि ग्राफ खींच सकते हैं, हम लोग ग्राफ भी देखेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है।
चलिए जी, तो थोड़ा सा नोट के बारे में बात करते हैं। नोट नंबर वही बात है, नोट में पहला नंबर जैसे उसमें लिखा था कि अगर b का मान 10 हो जाए, मतलब b का मान 10 होने का मतलब बेस 10 हो जाए, ठीक है, तो 10 बेस पर उस लॉग को हम क्या बोलेंगे, कॉमन लॉग। हमेशा याद रखिए, जब भी आधार 10 हो तो हम उसको कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं या कॉमन लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं। यानी कि जनरली हम लोग b को 10 मान के चलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है b इज इक्वल टू 10, तो देन ये क्या हो जाएगा, log ऑफ a टू द बेस 10 इज इक्वल टू x कोई मान लो दिया है, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन लॉगरिथमिक, लिख दें या समझ में आ रही है, कॉमन सामान्य लघु गुणक कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। अब यदि मान के चलो वही अगर b की जगह पर e हो जाए, वही बात हो गया दूसरा, अगर b की जगह पर e आएगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे, log ऑफ a टू द बेस e। बेस जो है ना वो चेंज कर रहा है, देखो बेस e बन रहा है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। आपको पता है जहाँ e की बात आए वो समझ लेना है कि वो प्राकृतिक वाली बात हो रही है, तो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। चलिए जी, तो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है ये समझ गए। अच्छा, कभी कभी ना नेचुरल लॉग को हमेशा ध्यान रखिएगा, इस नेचुरल लॉग को ऐसे लिखा जाता है, नेचुरल लॉग LN लिखा जाता है, ठीक है। नेचुरल लॉग शॉर्ट में कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, तो इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेचुरल लॉग को LN से ही सूचित किया जाता है। अच्छा जी, नोट नंबर 3 में जनरली कह रहा है कि इस चैप्टर में अगर कहीं भी, ध्यान रखिएगा, कहीं भी इस चैप्टर में अगर आपको log x लिखा मिले, बड़ा समझिएगा इस बात को, क्योंकि यही आपका आधार है, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे इससे। अगर जनरली कहीं log x में लिखा मिले तो इसका मतलब हुआ कि उसका जो बेस है वो e ही है। कहीं भी इस चैप्टर में, इस 12th क्लास में अगर केवल log x लिखा मिल रहा है, इसका मतलब e जो है वो उसका बेस है, और बेस जब e रहता है तो लिखा नहीं रहता है जनरली, इसीलिए कह रहा है कि आप भैया आप उसको e मान करके ही चलिएगा, ठीक है। नेचुरल लॉग मान के चलिएगा, कब, जब कुछ नहीं दिया रहेगा तब। अगर दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया रहे तो उस कंडीशन में आप उस बेस को हमेशा e कंसीडर करेंगे, e मानेंगे, और उसको जनरली क्या लिखाएंगे, नेचुरल लॉग ऑफ x, LNX, नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ x का लॉग निकाल रहे हैं, और नेचुरल लॉग क्यों, क्योंकि हमेशा जब नहीं दिया रहे तो इस कंडीशन में, इस चैप्टर में आपको ई मान करके ही बेस चलना है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर नोट में क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर नोट में कह रहा है द डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। और डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन कह रहा है कि क्या होगा, माने लॉग वाले का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, वही बात है। अब यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। वहाँ पे डोमेन क्या था, वहाँ पे एक्सपोनेंशियल में डोमेन था आपका कि भैया कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और रेंज था आपका कि वो कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर ना जस्ट उल्टा हो गया। जस्ट उल्टा होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मान लिया जाए, सपोज कीजिए कि अगर कोई ये दिया गया लॉगरिथमिक कोई फंक्शन दिया गया है, सपोज करते हम मान लीजिए y इज इक्वल टू ऐसे लिखे हुए हैं log 10 ऐसे, थोड़ा समझिएगा। एक और फंक्शन लिखा गया है, मान के चलिए log मान लीजिए चलिए 10 ही लिखते हैं 10। फिर एक लिखा हुआ है log 100 टू द बेस 10, फिर लिखा है log 1000 टू द बेस 10। तो अब आप बताओ सब में कि चलो इसका वैल्यू क्या होगा, 10 का कौन सा पावर 1 होगा, 10 का 0 पावर 1 होगा, यानी log 1 का वैल्यू 0 होता है। बताओ 10 का कितना पावर करने पे 10 आएगा, 1 करने पर आएगा, यानी log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। याद करो ये सब। बोलो 10 का कितना पावर 100 होता है, 2, तो log 100 का वैल्यू कितना होगा, 2 होता है। log 1000 10 का कितना पावर है, 3। यानी जरा समझो, जरा समझना यही है कि यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू रखते हैं 1, 10, 100, 1000, ये आप कोई भी मान रख सकते हो, ये आप कोई भी मान रख सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जो मान हम लोग पुट कर रहे हैं उसी को तो डोमेन बोलते हैं। जो मान हम रखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। अब लेकिन यहाँ पे एक बात समझना, क्या यहाँ पर माइनस रखोगे तो 10 का कोई भी पावर ऐसा करने पर माइनस आएगा?
नहीं आएगा, क्योंकि तुमने तो यही देखा था कि 10 का हम कोई भी पावर करें वो कभी भी निगेटिव नहीं देगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो जीरो के नज़दीक हो, बड़ी ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूँ, वो जीरो के नज़दीक हो सकता है, लेकिन 10 का कोई भी ऐसा वैल्यू रखने पर पावर में वो जो है कि नेगेटिव नहीं देगा। यानी ये जो मान है 1, 10, 100, 1000, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। यानी यहाँ बात को समझो, एक्सपोनेंशियल का ये उल्टा है। यहाँ x पुट करते थे और ये फाइंड करते थे, यहाँ तो ये पुट करना और x फाइंड करना है, तो जस्ट उल्टा हो गया। इसलिए यहाँ पर देखो ये वैल्यू निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि x का मान हम निगेटिव या पॉजिटिव रख सकते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि लघु गणक जो है फलन, ये एक्सपोनेंशियल का जस्ट उल्टा है, क्योंकि यहाँ x पुट करते थे और a फाइंड करते थे, x पुट करते थे और a फाइंड करते थे, यहाँ पर a पुट करके x फाइंड करना है, तो जस्ट उसका उल्टा नहीं हुआ। यानी जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा तो उस कंडीशन में डोमेन होगा रियल नंबर और रेंज होगा पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि वहाँ हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अब उल्टा हो गया, अब ये जो था यहाँ आ गया, यानी डोमेन जो है वो पॉजिटिव रियल होगा और रेंज जो है वो रियल नंबर होगा। ये लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए है, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ जो मान है 1, 10, 100, 1000, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी जो रख रहे हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं, डोमेन हमेशा यहाँ पर रियल नंबर होगा पॉजिटिव में, और जो वैल्यू फाइंड हो रहा है वो हमारा रिजल्ट है, वो हमारा y है, वो हमारा जो है कि नहीं नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। यानी ये दोनों देख के आप यही अनुमान लगा रहे होंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, देख ही रहे हैं इस एक्सपोनेंशियल से ही लॉगरिथमिक बनाए हैं, उसको अपोजिट किया गया है। तो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक का क्या है, एक इन्वर्स है, एक अपोजिट है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा इसको भी हम लोग थोड़ा बना के देखते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में भी कह रहा है कि वो जैसे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है वैसे ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और इसमें भी कह रहा है कि फॉर एक्स, इसका भी ग्राफ हम लोग तो देखेंगे, फॉर एक्स वेरी नियर टू जीरो द वैल्यूज ऑफ लॉग एक्स कैन बी मेड लेजर देन एनी गिवन रियल नंबर। मतलब कहता है उसमें भी कि चलो देखो क्या इसमें ग्राफ में क्या दिखाया जा रहा है, चलो है ना समझना जरा। अच्छा एक चीज़ और आपने देखा था ना, हम लोग जब ये वाला पढ़े ना, चरघातांकी वाला 10⁻x वाला जब हम पढ़े, या कोई भी लेके आप बनाइएगा, ठीक है, y = 10⁻x, तो हमेशा याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा किस पॉइंट पर कट करता है, x का मान 0 रखिएगा, किसी भी कोई भी मान लीजिए हम 2 का पावर x कर दें, e का पावर x कर दें, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन, x का मान जैसे ही आप 0 रखिएगा y का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। देख लो, 10 का पावर 0 तो 1, 2 के पावर 0 तो 1, e के पावर 0 तो 1। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा 0, 1 पर कट करता है, 0, 1 पे हमेशा कट करता है। अब देखो मान लो ये 0 है, ये 1 है y में, ये है x में 1, आपको पता है सब कुछ, ये x है, ये y है। ठीक है, चलिए एक्सपोनेंशियल में आपने क्या देखा था कि उसका ग्राफ इस प्रकार से होता है, इसमें क्रॉस नहीं करता है लेकिन ऐसे जाता है, और वो 0, 1 पे कट करता है, 0, 1 पे कट करता है। और जो जनरल फंक्शन होता है कोई भी, अगर y बराबर x होता है तो इसका फंक्शन क्या मैंने बताया कि वो x0 तो y0, x1 तो y1, इसका एक स्ट्रेट लाइन आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है इसका ग्राफ। लेकिन जब लॉग को खींचेंगे तो पता है मैंने बताया कि लॉग तो एक्सपोनेंशियल का अपोजिट है। अब अगर एक्सपोनेंशियल 0, 1 पे कट करता है तो लॉग किस पर कट करेगा, हमेशा 1, 0 पे कट करेगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। चलिए अगर मैं कहूं कि log 1 का मान बताइए, चाहे बेस में कुछ भी रख लो, तुम बेस में 10 रख लो, तुम बेस में देखना ध्यान से, तुम बेस में 2 रख लो, तुम बेस में ई रख लो, सॉरी बेस में ई रख लो। अगर 1 का मान निकालना log 1 का, तुम बेस कुछ भी रख लो, बताओ 10 का कितना पावर करने पर 1 आएगा, 0। 10 का पावर 0 करने पर ही 1 आएगा। 2 का कितना पावर करने पर 1 आएगा, 0।
ई का कितना पावर करने पर 1 आएगा 0, यानी log 1 का वैल्यू किसी भी बेस पर हमेशा क्या आता है 0 आता है। यानी जब हम जो मान पुट कर रहे हैं वो x है, माने 1 रख रहे हैं, और जो आ रहा है वो 0 है, वो y है। यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा 1 0 पर पुट करता है। इसको देखकर भी तुम समझ रहे होगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 1 पे कट करता है, सारे एक्सपोनेंशियल जितने सारे आएंगे सब 0 1 पे कट करेंगे, और लॉगरिथमिक फंक्शन जितने आएंगे वो सब 1 0 पर कट करते हैं। यानी इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ इस प्रकार से होगा। अब आप देख रहे होंगे अरे ये तो दोनों एक दूसरे का मतलब दुश्मन है, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, कहने का मतलब। और एक बात और, आपने कभी दर्पण में अपना चेहरा देखा है? जस्ट अपोजिट दिखाता है। आप ऐसे ताकते हैं तो वो ऐसे ताकता है आपके सामने, है ना, अपोजिट दिखाता है। तो वैसे ही ये मिरर इमेज बन रहा है। देखिए इस साइड से है तो उसमें ऐसा दिखा रहा है, दर्पण में जैसे आप देखते हैं तो आपका जस्ट कोई भी चीज़ अपोजिट, दायां हाथ उठाएंगे तो बायां दिखाएगा, आप उधर आप पूरा की तरफ मुंह करेंगे तो उसमें पश्चिम की तरफ मुंह दिखाएगा। माने मिरर में हमेशा अपोजिट बनता है। यानी यहाँ पर भी स्पष्ट एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है। क्या लाइन लिखा हुआ है कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज द मिरर इमेज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये लाइन मेरे नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, इसको आप कहीं जोड़ लीजिएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन इज द मिरर इमेज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लघु गुणक फलन जो है वो चरघातांकी फलन का दर्पण प्रतिबिंब होता है, मतलब मिरर इमेज होता है। ठीक है, तो आप समझ गए दोनों ही एक दूसरे के लगभग एकदम जस्ट अपोजिट है। देखिए अपोजिट से ही बनाया गया है ना भाई, तो कहाँ से होगा। लेकिन हाँ ये चीज़ याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल 0 1 पे काटता है। ये वाली बात जो मैंने लिखा, एक्सपोनेंशियल 0 1 पे, लॉगरिथमिक 1 0 पे, इतना कुछ समझाएगा नहीं, लेकिन अब मैं समझा देता हूँ ताकि दोबारा कभी लॉगरिथमिक की बात आए तो आप समझ ले, आराम से इस चीज़ को सॉल्व कर सके। ठीक है, वो 0 1 पे तो ये 1 0 पे, चूंकि पता ही है उसका डोमेन इसका रेंज बन जाता है, इसका रेंज इसका डोमेन बन जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है सब चीज़। तो इस प्रकार से लॉगरिथमिक फंक्शन था। और ये भी देखो कभी ना ये कट करके x में जाता है, क्योंकि x इसका कभी निगेटिव नहीं होगा। ये मैंने कहा ना x कभी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि भैया आपने देखा डोमेन हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है ना एक्सपोनेंशियल में, तो कैसे वो निगेटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा तो x निगेटिव में कैसे क्रॉस करेगा। इसलिए ये देखो यहाँ से गुजर जाएगा, ये इधर से गुजर जाएगा और ये इधर से गुजर जाएगा, दोनों आपस में कभी एक दूसरे से मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये था दो फंक्शंस थे, सिर्फ 2 फंक्शन में ही आपको ये पूरा क्लास में समझ रहा था कि पूरा क्लास चला ही जाएगा, फिर भी कुछ चीज़ें और हैं उसको देख करके और ये चैप्टर का थ्योरी समाप्त होगा। फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइज के बारे में, अगर आपका क्लास नहीं होगा तो मैं बात करूँगा। चलिए जरा हम लोग उसको अब कुछ फॉर्मूले हैं लॉग का, उसको आप देख लीजिए। अगर आप उसको देख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पर सॉल्व होंगे। चल रहा है ना भाई, चलिए आप भी देख लीजिएगा। अच्छा टॉपिक है इसमें, अक्सर वो पूछेगा ही फॉर्मूले। देखिए फॉर्मूला को हम लोग ना फॉर्मूले लिखते हैं, प्लुरल में ई लगा देते हैं। आप समझदार व्यक्ति हैं, 12th क्लास में हैं। फॉर्मूले ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो भी लिखना है लिख लीजिएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन जो भी लिखना है लिख लीजिएगा। लॉगरिथमिक लिखिए इसलिए कि हम लोग लघु गुणक का ही फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात ध्यान से, मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसी में यहाँ जनरल को हम लोग थोड़ा जनरल से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे जनरली अगर लॉग में ना अगर 2 चीज़ दिया हो गुना के रूप में, तो गुना में होगा तो हम लोग जोड़ते हैं, ऐसे लिखेंगे इसको log m प्लस log n। जनरल में बता रहा हूँ। अब मैंने कहा ना जब मैं log लिखूँ तो आपको समझना होगा बेस के रूप में हमेशा हर जगह क्या है, e है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि इस चैप्टर में हमेशा बेस अगर नहीं दिया हो तो आपको ई मानना है कि उसका बेस ई है, मतलब नेचुरल लॉग मान करके चलना है। ठीक है, तो ई लिख नहीं रहे हैं, फिर भी आप समझेंगे कि यहाँ पर ई है। अब देखो क्वेश्चन देगा कि चलिए log 5 प्लस log 2 बताइए कितना होगा, और आपको बनाना नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, तो log 5 इंटू 2। अब यहाँ पे log हो जाएगा 10। log 10 का वैल्यू कितना होता है, तो वहाँ पर कहेगा कि बेस 10 है, तो बेस 10 बताओ 10 का कितना वैल्यू, 10 का कितना पावर करेंगे तो 10 आएगा, 10 का पावर 1 10 होता है, यानी log 10 का वैल्यू 1 होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एनडीए में देता है भाई, समझ गए। अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे।
याद रखना है, गुना में रहेगा तो अलग अलग जोड़ेंगे, ठीक है, अलग अलग जोड़ में है तो उसको एक साथ गुना करेंगे, ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कि log m प्लस n रहेगा तो बन जाएगा, नहीं 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 भैया, ध्यान से, गुना में है तो एक साथ लिखेंगे, जैसे ही इसको अलग करेंगे तो प्लस में दोनों अलग अलग होगा, एक साथ नहीं होगा। log m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका कुछ नहीं बनता है, ध्यान से। चलिए अब देखिए, गुना में है तो अलग अलग प्लस में करेंगे, अगर ये बटा में हो जाए log m बाई n तो क्या करेंगे, माइनस में हो जाएगा, log m माइनस log n। अरे तुम घातांक पढ़ा ना जी, a m इंटू n, तो क्या लिखते हो, a का पावर m और गुना, सॉरी ऐसे लिखते थे ना, m प्लस n, तो a के पावर m और a के पावर n, गुना में पावर जोड़ते हैं, तो वही ना, गुना में है तो इसको जोड़ते हैं, लेकिन पावर नहीं है, log के रूप में है, बटा में तो घटाते हैं, तो वही log के रूप में घटाते हैं, ठीक है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, log m का पावर n हो, बेस छुपा हुआ है, देख लो, बेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पावर अगर हो तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा, n log m हो जाता है, सब याद कर लो, रट लो। चौथा, अगर मान लो, चलो ये बताओ, log x प्लस log x, तो क्या करोगे, एगो log x एगो log x, दो तरीके हैं, या तो ऐसे बनाओगे, log m प्लस log n होता है तो क्या करोगे, log x इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, log x स्क्वायर, या ऐसा भी कर सकते हो तुम, एगो log x एगो log x, दूगो log x, और तुमने पढ़ा है कि जब पावर जो आगे होता है वो पावर चढ़ जाएगा, है ना, जो पावर जब आगे आ सकता है तो पावर वाला भी आगे, देखो ध्यान से, जब पावर आगे आ सकता है तो आगे वाला पावर भी तो बन सकता है ना, तो हम इसको क्या लिख देंगे, ये दो जो है यहाँ पावर बन जाएगा, तो हो जाएगा log x स्क्वायर। तो ऐसे निकालो, किस तरीके से निकालो, तुम्हारी इच्छा। अच्छा जी, पांचवा, और मैंने अभी एक भी बताया कि अगर a का सॉरी जो बेस है वही अगर अंक आ जाए तो बताओ a का कितना पावर करने पर बना है, a आएगा तो 1, यानी कि जो जो दोनों मैच कर जाए 1 होगा। इसी प्रकार से बताओ log e का मान कितना होगा, log e अगर बेस e है तो 1 ही होगा। इसी प्रकार से log 10 रहे, बेस भी 10 रहे तो क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम रहेगा, 10 के पावर 1 करेंगे तभी 10 आएगा, इस प्रकार से। अच्छा जी, तो ये बातें आपको समझाया गया। अब एक चीज़ और है, थोड़ा उसको समझना होगा। कभी कभी ये सब हो गया ना, सब जगह ई है, ये आपका छुपा हुआ है, फिर से एक बार आप देख लीजिए इस चीज़ को, वैसे वीडियोज़ तो जाएंगे ही, और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वो ई के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। और बड़ा एक चीज़ अच्छा लिखा था, मैं उसको थोड़ा सा एक बार 1 मिनट रुकिए तो मैं देख लेता हूँ जरा। आधार परिवर्तन का एक मानक नियम, जरा मैं इसको भी समझा ही देता हूँ आपको। देखिए, एक ना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, और 2 फार्मूले भी हैं, हम लोग फार्मूला भी तुरंत देखेंगे, और शायद फार्मूला के बाद ही वो ख़त्म भी हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। देखिए, वो क्या है ना, आधार परिवर्तन का मानक नियम है, वो कहता क्या है, जैसे मान लिया जाए कि अगर log m है, अच्छा एक चीज़ और लिखा हुआ है log m n, ऐसे थोड़ा समझिएगा, वहाँ पे गलत तरीके से लिख दिया गया होगा तो उसको सुधार लीजिएगा। अगर log सपोज कीजिए यहाँ n है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा समझिए, तो आप ना इसको तोड़ सकते हैं, बन नहीं रहा है, बनाने नहीं आ रहा है, तो उस तरीके पे हम लोग ऐसे कर देंगे। देखिएगा, ये बेस है, ये कोई अंक है, उसका log निकालना है n बेस पर, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, जो है उसको ऊपर लेकर के, जो नीचे बेस है उसको नीचे लिख सकते हैं, इस प्रकार से दोनों ही जगह सही होगा। और जब अलग करेंगे तो बेस अपने आप क्या हो जाएगा, e, मतलब ई बेस पर हम लोग उसको तोड़ सकते हैं इजी वे में, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कोई लिखा है ऐसे log 7 और इसका वैल्यू निकालिए, या log 5 का पावर, log 7 का मान क्या होगा, 5 बेस पर नहीं पता चल रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, log 7 ऊपर log 5 नीचे, पता ही है, जब तोड़ेंगे तो नीचे ई बेस अपने आप, जहाँ कुछ नहीं दिखे वहाँ बेस ई दिख जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको तोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसी के साथ 2 फॉर्मूले और है लॉगरिथमिक के डिफरेंशिएशन में, फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव, तो जरा इसको हम लोग समझेंगे, फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव कैसे होगा। चलो, पहला फॉर्मूला, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा,
log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x होगा, बस याद कर लेना है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। कैसे होगा बता दिया जाएगा, डोंट वरी। दूसरा log x का डिफरेंस क्या होगा, 1/x होगा। और e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। 7 बज गया देखिए। चलिए जी, दो फॉर्मूले आप याद कर लें। ओ हो गया ध्यान से। एक याद कर ले log x का 1/x और एक ex का ex। एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही होगा, log x का log 1/x होगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते तो बहुत सारे इस पे काम होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया फिर हम लोग अगले दिन जब बात करेंगे तो थोड़ा हम आपको डिस्कस कर देंगे, लेकिन फिलहाल ये दो फॉर्मूला याद कीजिए, 5.2 क्लियर हो जाएगा। चलिए एक चीज़ मैं और आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्त एकदम सिंपल है, log x का 1/x, ex का ex ही होता है, तो रटना क्या है, बस थोड़ा सा और 1 आध मिनट समय लेंगे आपसे। अब मैंने अभी आपसे कहा कि ex का डिफरेंशिएशन होता है ex। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ex का ex होता है, अगर मैं ये पूछूं कि e के पावर 2x इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कैसे बनाएंगे, थोड़ा समझना होगा ना। देखिए ये x है तो ये x मैच कर रहा था क्योंकि x का फंक्शन था, लेकिन जैसे ही 2x होगा तो आपको क्या करना होगा, चेन रूल लगाना होगा ना। तो आपको पता है कि चेन रूल जब लगाते हैं तो ऐसे लिखेंगे, पहले 2x के रिस्पेक्ट में और फिर 2x को करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ex का तो ex ही हो जाएगा क्योंकि ये तो मैच कर रहा है। जब मैच करता है तो उस फंक्शन को वैसे ही रख देते हैं, ex को ex रख देते हैं। और 2x का क्या होगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx/dx 1 हो गया, यानी ये हो गया 2e⁻²x। अब आपको देखो मैं क्या समझाना चाह रहा था कि देखो भाई जब भी एक्सपोनेंशियल हो तो देख लेना x का कोफिशिएंट जो है वो आगे आ जाएगा, बस उस पूरे फंक्शन को लिख देना और x का कोफिशिएंट आगे रख देना। अगर मैं बताओ e के पावर 10x इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो अब आप बता दो डायरेक्ट, x का गुणांक आगे, डिफरेंशिएशन में x का गुणांक आगे आ जाता है, x का, x² वगैरह का नहीं, सिर्फ x का गुणांक 10 है तो वो आगे, और e के पावर 10x जैसे है वैसे रह जाएगा, हो गया डिफरेंशिएशन। तो एक्सपोनेंशियल बहुत इजी है, देख करके आंसर बता दोगे। ठीक है, समझ रहे हो, तो इस प्रकार से आप बना दोगे। अच्छा जी, अब अगर मान लो एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ थोड़ा, बस ऐसे ही समझने के लिए। सपोज किया जाए, मैं आपको क्या दूँ, सपोज कुछ इस प्रकार से दिया था, मान लीजिए, चलिए उसको हम कल पढ़ते हुए थोड़ा मैं भी देख लूँगा एक बार कि वो क्वेश्चन कहाँ पे है, उस तरीके का हम उसको कल डिस्कस कर लेंगे। तो आज ये पूरा थ्योरी समाप्त हुआ, कल एक्सरसाइज चलेगा 5.4। ठीक है, अगर आज ही चाहते तो ख़त्म हो जाता, 5.4 एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, फिर भी हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे एक बार। और आप लोग भी, आज मैं वो उसका PDF भी भेज दूँगा तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। चलिए, और आप लोग